श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के दूसरे संशोधन पर हो रही परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूं जिससे इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार हो और हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार हो। मैडम, इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में लंबे समय से इस सदन में भी चर्चा होती रही है और बहुत सी कमेटियों के माध्यम से बहुत से सुझाव भी आए हैं, लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन के पास 22 रिकमेंडेशन पेंडिंग थी, उसमें से सिर्फ 5 रिकमेंडेशन पे ही ये अधिनियम में संशोधन लाया गया है। मैं चाहूंगा कि जो शेष 17 अभिशंसाएं हैं उन पे भी यथाशीघ्र संशोधन प्रस्तुत किया जाए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, जैसे मंत्री जी ने बताया था कि 80 करोड़ मतदाता है और 22 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं इस संबंध में सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मतदान को, वोटिंग राइट को कंपलसरी किया जाना चाहिए और जब तक आप मतदान को कंपलसरी नहीं करेंगे तब तक ये समस्या खड़ी रहेगी। मैं एक सुझाव इसमें यह भी देना चाहता हूं कि जो मतदान करेगा उसको साक्षरता का लाभ मिलेगा, जो मतदान करेगा उसको एनआरएचएम का लाभ मिलेगा, जो मतदान करेगा उसको मिड डे मील का लाभ मिलेगा। अगर ऐसे कुछ प्रावधान वोटिंग राइट के साथ कर दें तो मतदान भी का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और जो दूसरी योजनाएं हैं उनमें भी 100% अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि वोटर आईडी कार्ड जो लंबे समय से प्रक्रिया में है, कुछ राज्यों ने इस पर अच्छी प्रगति की है। मैं जिस राजस्थान से आता हूं राज्य से, वहां भी 80% के आसपास और कुछ जिलों में 90% के आसपास वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं। मेरा इसमें मानना है कि वोटर आईडी कार्ड भी कंपलसरी कर देना चाहिए। जब तक आप वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी नहीं करेंगे, हर मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं होगा, तब तक आप फर्जी मतदान को नहीं रोक सकते और जो फ्री, फेयर और इक्विटेबल मतदान की बात करते हैं वो बेईमानी होगी। मैं एक जो ट्रिब्यूनल की बात आई है, इलेक्शन पिटीशन याचिकाएं लंबे समय तक न्यायालय में लंबित रहती है, अगर इसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए तो बेहतर होगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, इस देश में यह बहस चली थी कि बहुत से चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव। अगर ये सभी चुनाव एक साथ करा दिए जाए तो बार बार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तलवार नहीं लटके और राज्यों में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है 45 दिन पूर्व मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और सारी मशीनरी ठप हो जाती है। फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 8-10 दिन के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उठता है, फिर कोई दूसरा चुनाव आ जाता है। फिर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो 2-2.5 महीने फिर काम नहीं होता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि जितने भी चुनाव हों वो एक साथ हों, तो जो बात आई थी पब्लिक विल की, वो भी नापी जा सकती है, उसमें भी अपन खरे उतर सकते हैं और इलेक्शन रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। 3-4 महीने ठीक है, मशीनरी ठप हो जाएगी, लेकिन चुनाव तो सब एक साथ हो जाएंगे। बार बार हम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तलवार जो है हमारे राज्यों में लटक जाती है और काम बंद हो जाते हैं, सब काम बंद कर देते हैं कि साहब अब आदर्श आचार संहिता है, हम आपको ये भी नहीं दे सकते, गाड़ी भी नहीं दे सकते, आप सर्किट आउट ठहर भी नहीं सकते। सारी समस्याएं का निदान इसमें हो सकता है। एक मैं इंपैक्ट फीचर के नाम से जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया
5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का जो पैकेज देते हैं, उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में एक एमपी के लिए 25 लाख की सीमा है। मेरा यह कहना है कि सरकार चुनाव का खर्चा वहन करे, 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दो और 50 लाख रुपए उस एमपी जो चुनाव लड़ रहा है उससे लेकर के सरकार अपने खाते में जमा कर ले और वहां ट्रेजरी है, AAO है, अकाउंट्स ऑफिसर है, वो सब खर्चा करे, तो वो खर्चा भी ठीक होगा और हमें ये फर्जी एफिडेविट भी नहीं देना पड़ेगा और 50-1 लाख रुपए में ये काम हो सकता है। सरकार करे तो एक साथ काम ये निश्चित हो सकता है, तो सरकार इस काम पर भी विचार करें। एक में वोट जोड़ने और वोट काटने की प्रक्रिया के संबंध में भी आपसे बताना चाहता हूं कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये बड़े काफी सरल किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कठिन है। इसमें एक प्रोविजन है, ऑर्डिनरी अगर आप रेजिडेंट हो तो आपका वोट जुड़ सकता है। मेरा ये कहना है कि मैं जिस जगह से आता हूं वहां से बहुत से लोग कलकत्ता में रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, सूरत रहते हैं, बिजनेस करते हैं, मकान वहां भी है, लेकिन वो चूंकि वहां सामान्यतः नहीं रहते इसलिए वहां भी वोट कट जाता है, और जहां बिजनेस करते हैं वो कहते नहीं आप तो राजस्थान के रहने वाले हो, इसलिए वहां भी वोट नहीं पड़ते। इसलिए इसमें भी सुधार होना चाहिए कि वो आदमी साधारणता की बजाय वो आमतौर पे कहां, जैसे या तो मूल जहां का रहने वाला वहां वोट पड़े, जहां वो धंधा करता वहां वोट पड़े, नहीं तो डीडुप्लीकेशन प्रोसेस में उसकी दोनों जगह के वोट कट जाते हैं और वो मताधिकार से वंचित रह जाता है। एक में बात नामांकन दाखिल करने वाले दिन तक वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट की बात करता हूं। कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे हमारे राजस्थान में नगर पालिकाओं के चुनाव थे, कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। पता चला भी क्या हुआ कि साहब हमारा एमपी इलेक्शन में तो नाम था, इसमें कैसे रह गया। अचानक कोई बीएलओ जाता है और सर्वे करता है या पता नहीं गलती से वो नाम कट जाता है। तो मेरा इसमें कहना है कि जिस दिन नामांकन भरना हो तब तक ये नाम जोड़ने की उसमें सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो पार्टियां कई बार टिकट दे देती है और बेचारा वो चुनाव भी नहीं लड़ पाता है। ये व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। एक मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन में ऑब्जर्वर लगते हैं, ये ऑब्जर्वर, ये कई बार ऐसा होता है जिस जो स्टेट उन ऑब्जर्वर पे खर्चा ठीक करते हैं तो उनको तो वो रिपोर्ट भी सही दे देते हैं, कहते हैं सब सही चल रहा है। अब वो काफी कुछ अपनी डिमांड करते रहते हैं, किसी क्या लिविंग स्टेट कुछ है, किसी का कुछ है। तो मेरा ये कहना है कि कंसोलिडेटेड फंड से उनको खर्चे करने का अधिकार होना चाहिए, वो स्टेट की मर्जी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और अंतिम बात में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी इतने अधिकार नहीं दिए जाना चाहिए। मैं एक जगह पे डीएम था, मैं बताना चाहता हूं, और इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया और मेरी शिकायतें शुरू हुई, इलेक्शन कमीशन ने मुझे हटा दिया। तो मैं गया इलेक्शन कमीशन के पास भी, मेरे को हटाया क्यों, मेरी क्या गलती है? कि साहब आपकी डाक ज्यादा आती थी, हमने देखा कि रोज आपकी चिट्ठी आती है तो आपको हटा ही देते हैं ताकि ये डाक कम हो जाए। ये क्या तरीका है? और उसके बाद कोई अपील नहीं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी सीमा में काम करे और जो ऑब्जर्वर आता है उसको खर्चा करने का अधिकार कंसोलिडेटेड फंड से दे दो ताकि वो निष्पक्ष राय दे सके। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।